नमस्कार। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जिसके लिए आप इतना इंतजार कर रहे थे, वापस इसकी डेट आ चुकी है। 3 महीने का समय बचा है और आपके पास एक बहुत बड़ा काम है अपने सिलेबस को पूरा करना, उसको रिवाइज़ करना। रिवाइज़ करके उसको रिटेन करना और उसको प्रैक्टिस करना। इन सभी के लिए मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, वीडियो कोर्सेज़ और ये जो एक शेड्यूल जो कि आप खुद भी फॉलो कर सकते हैं, बिना हमारी मदद के, वो मैं आपकी मदद के लिए लेके आया हूँ। कोर्स की शुरुआत में एक चीज़ याद रखना है कि जितने भी कठिन टॉपिक हैं वो आप सबसे पहले करें। ये जो पूरा का पूरा मैंने शेड्यूल बताया इसमें आप अपना इम्प्रोवाइज़ेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इस ऑर्डर की जगह मैं ये ऑर्डर फ़ॉलो करूँ तो आप वैसा भी कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर ओवरऑल 12 यूनिट हैं आपके दोनों पेपर्स में मिलाकर और 12 हफ्ते आपके पास बचे हैं। हो सकता है किसी यूनिट में आपको 10 दिन लग रहे हैं तो दूसरी यूनिट में ऑटोमेटिकली उसमें 4 दिन लगाइए जिससे कि आपके 14 दिन का मामला सेट हो सके। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अपने कोर्स के रिवीजन की तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जुलाई फर्स्ट वीक तक आप अपनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सबसे पहले पूरी करें और उसके ठीक बाद सेल सेल कम्युनिकेशन यानी कि सेल सिग्नलिंग, आपका कैंसर बायोलॉजी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और कुछ कुछ होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन टाइप के टॉपिक्स। 2 हफ्ते आपके पूरे हो गए। 2 हफ्ते पूरे होने के बाद आप कुछ कंसेप्चुअल, कुछ लॉजिकल चीज़ लीजिए और वो होता है जेनेटिक्स। वैसे तो जेनेटिक्स आप 3 दिन में ही फिनिश कर लेंगे क्योंकि आपको मेंडलिज्म आपको आता ही है। जो अपनी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या जो ह्यूमन जेनेटिक्स, इस टाइप के सिंपल टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस टाइप के, क्यूटीएल एनालिसिस टाइप के। तो उन टॉपिक्स के ऊपर भी आपको काम करना है। इसके बाद जाइए वापस से बहुत हैवी टॉपिक पेपर सेकंड का, वो है बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जिसको हम कहेंगे। सारी की सारी टेक्निक्स को लाइन से इसमें लगा रखा है। ये आपका पूरा का पूरा 1 हफ्ता ले लेगी और इसमें प्लीज़ किसी हाई-फाई चीज़ का एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। हर चीज़ की छोटी-छोटी बारीकियाँ आप देखिएगा कि क्या-क्या इनकी बारीकियाँ होती है। जैसे सदर्न ब्लॉटिंग में नायलॉन और नाइट्रोसेलुलोज का बेसिक डिफरेंस क्या है? क्यों कोई सी चीज़ इस्तेमाल होती है? उसके बाद रट्टाफिकेशन का मामला शुरू होगा अगले 2 हफ्ते, उसमें टैक्सोनॉमी आप कीजिए, यानी कि वीक नंबर 5 में, वीक नंबर 6 तक आते-आते आप इनवर्टिब्रेट जो कंपैरेटिव इनवर्टिब्रेट जिसको मैं कह रहा हूँ, उसमें उनके फंक्शंस के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस कीजिए। ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें पैरेलल में आपको टाइप स्टडी के एग्जांपल्स, जैसे कि अगर आप प्रोटोजोआ कर रहे हैं तो प्लाज्मोडियम, आप पैरामीशियम, अगर आप पोरिफेरा कर रहे हैं तो साइकोन वगैरह देख लीजिए। उधर ओबेलिया और हाइड्रा को देख के जाइए। आगे की तरफ प्लेटिहेल्मिन्थीज में फ्लैटवर्म का कोई भी एक एग्जांपल लीजिएगा। एस्केल्मिन्थीज में आप अपना एस्केरिस लीजिए। एनलिडा में एटलीस्ट अर्थवर्म की कौन सी वाली चीज के कौन से सेगमेंट में होती है उतना आप देख के जरूर जाइए। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि इस वाली यूनिट के जितने भी सवाल आपके आने वाले हैं वो आपके सही होंगे ही होंगे, क्योंकि एग्जाम में आप चैलेंज नहीं कर सकते कि उन्होंने अर्थवर्म में से सवाल कर लिया तो आप उसको चैलेंज करोगे ये आपने क्यों दे दिया। क्योंकि जब कंपैरेटिव मामला चल रहा है तो हो सकता है अर्थवर्म के लोकोमोशन से वो आपसे पूछ ले कि हाउ एग्जैक्टली द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ऑफ अर्थवर्म एक्ट फॉर द मूवमेंट, या हो सकता है निरिस के बारे में वो सीटी का फंक्शन पूछ ले कि निरिस का जो सीटी है वो कब यूज होता है और कब यूज नहीं होता, अनड्यूलेटिंग मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। या वो हो सकता है पाइला और यूनियो की जो बेसिक थीम है उनके स्ट्रक्चर की या उनके न्यूरोबायोलॉजी की, उनके न्यूरॉन्स की, उसके बारे में आपसे सवाल कर ले। सवाल कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए टाइप स्टडी को तैयार करना थोड़ा सा एक सेफ खेलने जैसा होता है, जबकि आपके सिलेबस में टाइप स्टडी कहीं भी नहीं है। अगला जो आपको करना चाहिए इन्वर्टिब्रेट के बाद, वो आप एक हल्का टॉपिक लीजिए, वो होगा अपना इकोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन और बायोडाइवर्सिटी का सारा टॉपिक, जिसमें वाइल्ड लाइफ वगैरह के बारे में आप डिटेल में कहेंगे। थोड़ा बहुत जीके रिलेटेड है काफ़ी कुछ, क्योंकि जीके भी आपको करनी ही है। जिन्होंने आरएएस का प्रिपरेशन कर रखा है उनके लिए बड़ा आसान होता है, तो थोड़ा आसान सा टॉपिक है और प्लस मजा आता है इसको करने में। इसके बाद आप एक बार फिर हैवी टॉपिक लीजिए, वो होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। होने को टॉपिक के नाम बड़े आसान तरीके से लिखे हुए हैं, स्पेशली जो पहली 3 लाइन्स हैं उसमें गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, वहां तक तो बड़ी आसान है। उसके बाद बड़े हैवी से टॉपिक हैं, स्पेशली जो गिलबर्ट्स और वॉलपर्ट से लिए गए हैं, जो कि हो सकता है स्टेम सेल है आपका, एम्फीबियन डेवलपमेंट, चिक डेवलपमेंट, उसके बाद आप कॉम्पिटेंस और इंडक्शन जैसे कुछ टॉपिक्स हैं। ये बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और पीछे की तरफ चले जाएं तो टेराटोजेनेसिस जैसे टॉपिक हैं, एजिंग जैसे टॉपिक्स हैं, उसमें आपको थोड़ा काम करना रहेगा। ग्रेजुएशन की लेवल की किताबों को भी छू सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने पीएस वर्मा जैसी बुक्स पढ़ी हैं तो वहां से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। यहां से गुजरने के बाद आप कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ कॉर्डेट पे काम करें। उसमें भी आप सिर्फ एनाटॉमी के ऊपर फोकस ना करें, इकोनॉमिक जूलॉजी इसमें नीचे की लाइन में दी हुई है। मजे की बात है,
वहाँ आपसे ये कहा ही नहीं गया कि कौन-सी वाली इकोनॉमिक ज़ूलॉजी वो पूछेंगे। तो मोरलेस आपको लैग कल्चर, पिस्सीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, आपका जो पोल्ट्री फार्मिंग, इवन गाय-भैंसों की वैराइटीज़, ऊँट की वैराइटीज़, ये सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए। ऊँट की वैराइटीज़, यस, मैं सही कह रहा हूँ। तो कि भई कौन-सा वाला ऊँट अपने राजस्थान में मिलता है, कौन-सा वाला ऊँट अरब में मिलता है, वो यहाँ पर ऊँट का ब्रीडिंग ब्रीडिंग के बारे में, ऊँट का जर्म प्लाज़्म कंज़र्वेशन के बारे में, घोड़े के बारे में, गधे के बारे में, क्योंकि गधा भी राजस्थान में काफ़ी एक प्रचलन में है। तो इस तरह का जो सारी की सारी इकोनॉमिक ज़ूलॉजी है, प्लस इन जानवरों को होने वाली बीमारियाँ। इकोनॉमिक ज़ूलॉजी में ये ज़रूर है, अलग-अलग तरह के पिस्सुओं के नाम, उसको आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा-सा एंटोमोलॉजी का टच भी इसमें आप ज़रूर देखिएगा, कौन-कौन से कीड़े किस-किस फसल को खराब करते हैं और कहाँ-कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी यूनिट जो पेपर सेकंड की है, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अकेली यूनिट नहीं है, इसमें बायोकेमिस्ट्री भी है, अगर आपने लाइन नंबर 1 देखी, इसमें इम्यूनोलॉजी भी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी इटसेल्फ और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है। पर एक यूनिट है, 75 में से 15 क्वेश्चन आने हैं, बट तैयार तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक-एक नंबर कीमती होता है, ये आप सब लोग समझते होंगे। ये आपको हो सकता है करने में समय ज़्यादा लग जाए, तो इसके ठीक बाद इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में ध्यान रखना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल और ह्यूमन इवोल्यूशन पर स्पेशल फोकस करना है। डार्विन की थ्योरी, लामार्क की थ्योरी आप लोगों ने खूब रट्टा मार रखा है और वो सब आपको आता भी है। पर ह्यूमन इवोल्यूशन में से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको बहुत कुछ अच्छे से तैयार होना चाहिए। और लास्ट तक आते-आते अगर मैं आपसे कहूँ कि लास्ट में आपको क्या तैयार करना चाहिए, वो होना चाहिए इथोलॉजी। पढ़ने में मज़ा आता है, कंसेप्चुअल है और लर्न होता चला जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, लेकिन स्टिल इसमें भी आप स्लीप, अराउज़ल, कॉग्निशन, लर्निंग, मेमोरी, इस टाइप के टॉपिक हैं जो कि तीसरे लाइन में है सिलेबस की, उसको आप थोड़ा-सा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप उसकी सही ढंग से जाओ, आप न्यूरोट्रांसमीटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ब्रेन स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सब कुछ डिटेल्स आपको पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपका हरम कौन-कौन से एनिमल्स में होता है, किसके अंदर डोमिनेंट मेल होता है या फीमेल होता है, टेरिटोरियलिटी क्या होती है, और आपको लगा आपने एनिमल इथोलॉजी पूरा कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? लर्निंग के बिहेवियर सारे के सारे, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, फीडिंग बिहेवियर, वो सारी चीज़ें डिटेल में करनी है। ये सब कुछ हम लोग वीडियोज़ के माध्यम से कर रहे हैं, iGuruji वीडियोज़ के माध्यम से, जो कि हमने लगभग सारे वीडियोज़ बना लिए हैं। आगे जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, वो हमारे वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का जो वीडियो कोर्स है, जैसे ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ गया है, इसको आप थोड़ा-सा लीजिएगा। उसमें लगभग 200 के आसपास कुछ वीडियोज़ हैं। सेल बाय यूनिट 1 अगर हम जाएँगे सेल बायोलॉजी में, तो ये मेम्ब्रेन के लगभग 5 वीडियो, सेल बायोलॉजी, ऑर्गेनेल, सेल साइकिल। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हमने शुरू किया डीएनए के बेसिक्स से लेकर, जिसमें कि लिंकिंग नंबर, ट्विस्टिंग नंबर जैसे टॉपिक्स भी हमने लिए हैं, क्योंकि इसमें सवाल हमने देखे हैं, विशेष रूप से जो दूसरे स्टेट के हैं। इसमें यहाँ पर म्यूटेशंस के बारे में, डीएनए रिपेयर के बारे में, रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सभी तरह के ओपेरॉन्स, यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, इस तरह के सारे टॉपिक्स लिए हैं। यूनिट अगर हम क्लासिफिकेशन पर चले जाएँ, जनरल टैक्सोनॉमी, तो ये सभी तरह के क्लासिफिकेशन जो यूनिट नंबर 1 के हैं, जिसमें कि सिर्फ आउटलाइन है। जो 12th लेवल का क्लासिफिकेशन जिसको आप कह सकते हैं, उसको हमने ऐड किया है। इसके अलावा एक एडिशनल ट्रिक वीडियो इसमें ऐड होने वाला है, क्योंकि आपके ऑर्डर लेवल पे क्लासिफिकेशन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स उसमें डेवलप की जाएँगी। बाकी मोटे तौर पे जो क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन है और उनकी जो लर्न करने की ट्रिक्स हैं, कहानियाँ होती हैं वैसे बेसिकली मेरी, अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो आप समझते होंगे कि मैं हर चीज़ को कहानी से बात करता हूँ, तो कहानियाँ इसमें ऐड कर रखी हैं। फिर है टाइप स्टडीज़। टाइप स्टडीज़ ये एक एडिशनल सपोर्ट के नाम से मैंने कर रखा है, क्योंकि डायरेक्टली आपके कोर्स में है ही नहीं। और चूँकि कोर्स में नहीं है, तो क्या आप नहीं करोगे? नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप रिस्क नहीं ले सकते। मतलब अगर वो लीशमानिया से क्वेश्चन कर रहे हैं या वो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप चैलेंज नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो पार्ट ऑफ आपका फंक्शनिंग है। दैट इज़ योर कंपैरेटिव, जिसमें हो सकता है वो लीशमानिया की कोई रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में सवाल कर ले। तो इस तरह से यूनियो वगैरह तक के इसमें हमने एडिशनल सपोर्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है। सेल सिग्नलिंग में कीवर्ड्स का मतलब होता है यहाँ पर लर्न कैसे करना है इसको। कोई भी जब कीवर्ड हो मेरे वीडियो में, उसका मतलब लर्निंग ट्रिक उसके अंदर होती है। तो ये जो कीवर्ड का टॉपिक है, हो सकता है पहले करें आप, क्योंकि हो सकता है पहले की ट्रिक याद करते हो फिर चैप्टर पढ़ते हो। आप उसको चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं। तो सेल सिग्नलिंग, कैंसर, सेल जंक्शंस, ये सारा है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, सिमेट्री, सिंड्रोम, ये अपना डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म का ये पार्ट हो गया, जिसमें कि अगेन कंपैरेटिव इन्वर्टिब्रेट है, इन्वर्टिब्रेट रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन और लार्वा। ठीक है? फिर आई अपनी कंपैरेटिव एनाटॉमी की यूनिट, जिसमें कि हम एम्फीबिया, एव्स, मैमल्स के क्लासिफिकेशन, कॉर्डेट और प्रोटोकॉर्डेट के बेसिक डिस्क्रिप्शन, पीसीज में कुछ एग्जांपल्स, ब्रोंकियोस्टोमा,
पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, ये मेरे लिए इकोनॉमिक बॉटनी है। स्केल्स एंड फिन्स, ये भी मेरे लिए इकोनॉमिक जूलॉजी है, आई एम सॉरी। एम्फीबियन पेरेंटल केयर, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया एम्फीबियन का। फिश माइग्रेशन, बर्ड माइग्रेशन, ये भी एक बिहेवियर है क्योंकि ये सिलेबस में आपके है। फिर कंपेरेटिव इंटेगुमेंट से शुरू करके नीचे की तरफ हम पहुंच जाएं यहाँ पर, इसमें ऑर्टिक आर्चेस, ये वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पे मेरा ऑर्टिक आर्चेस का, और इस तरह से ये आपका पूरा होता है। फिर आते हैं यूनिट नंबर 3 ऑफ योर पेपर 2, इसमें क्रोमेटोग्राफी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी से लेकर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन और मॉलिक्यूलर टेक्निक में जितने भी आरडीटी के एंजाइम्स, प्लाज्मा, प्लाज्मिड्स, सदर्न नॉर्दर्न फिश, आपके न्यूक्लियर रन ऑन, न्यूक्लियर रन ऑफ, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स, और चिप ऐसे, टू हाइब्रिड, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और करने में आपको मजा आएगा। तो ये सब कुछ इसमें पूरा हो जाता है। और उसके बाद आपका आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यहाँ पर भी स्टोरीज ऑफ कीवर्ड्स, उसमें लर्न करने की ट्रिक्स हैं। और उसके बाद आप अपने स्पर्मेटोजेनेसिस से शुरू करोगे। स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करने के बाद ये पीछे आने आते तक फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस और एम्फीबियन डेवलपमेंट। बेसिकली जो इंडक्शन वगैरह है उसको नाम हमने वो नहीं दिया है, हमने इसका नाम वैसे के वैसे ही रखा है, जिसमें हम पढ़ते हैं इसको कि इंडक्शन क्या होता है, कम्युनिटी इफेक्ट क्या होता है, वो सारा कुछ इसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके अलावा एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एडेप्टेशन, प्लेसेंटेशन, ये बड़ा फेमस सा टॉपिक है आपके प्लेसेंटेशन कोर्स में है। टाइप ऑफ प्लेसेंटा, कैसे वो बनती है, 6 टाइप के प्लेसेंटा होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। और कौन सा वाला प्लेसेंटा कब टूटता है, डेसिडियस क्या होता है, उस टाइप के हैं। इकोलॉजी डिटेल में है काफ़ी, और लाइक अप टू बायोडाइवर्सिटी लगभग 15-20 वीडियो हैं, छोटे छोटे से वीडियो होते हैं मेरे, आधे घंटे तक के, आधे घंटे से लेके 35 मिनट तक के। तो आप 2-3 दिनों में इसमें पूरा कर जाओगे। एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर मैंने विशेष ध्यान दिया है, जो कि आपकी यूनिट नंबर 5 है, और इसमें रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को इंक्लूड किया है। डिटेल में क्वेश्चन आता है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे प्लमर्स डिजीज क्या है, सिमन सिंड्रोम क्या है, वो इतना सा नहीं पूछने वाला। दे विल बी आस्किंग यू कि एफएसएच और एलएच की जो फंक्शनलिटी है उसमें इंटरकनेक्शन क्या है, किस तरीके से वो इंटरकनेक्टेड होता है। जेनेटिक्स में पूरा का पूरा पेडिग्री एनालिसिस, मॉलिक्यूलर सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सब कुछ इंक्लूड किया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी को अगर आप देखोगे, यहाँ यूनिट हमने अलग रखी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका पूरा का पूरे सिस्टम्स को हमने ऐड किया हुआ है इसमें, और इसी के अंदर हमने बायोकेमिस्ट्री, जो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री और मेटाबॉलिज्म वाले पार्ट्स हैं, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जैसे मैंने आपसे कहा था, सबसे बड़ी यूनिट ही यही है। तो वो सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर हैं। इवोल्यूशनरी थ्योरीज आपके पीछे आ जाता है इवोल्यूशन में। और इथोलॉजी को मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इथोलॉजी में अब तक हमने एनिमल बिहेवियर में टाइप, वो आपका कॉजेस क्या होते हैं, प्रॉक्सिमेट कॉज और अल्टीमेट कॉज क्या होते हैं, आपकी लर्निंग्स कौन कौन सी होती हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, पेरेंटल केयर क्या होता है, फीडिंग बिहेवियर क्या होता है, ऑप्टिमम फोरेजिंग थ्योरी पर डिटेल में डाला है, हैमिल्टोनियन रूल क्या होता है, अल्ट्रुइज्म क्या होता है। फिर मेडिकल इमेजिंग टेक्निक के नाम से 2 वीडियोज़ हैं। ये 2 वीडियोज़ असल में आपको ये मदद करने के लिए कि कौन-कौन से टॉपिक्स इसमें काम करने वाले हैं। लाइक एमआरआई क्या होता है, एफएमआरआई क्या होता है, सीटी स्कैन कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये बिहेवियर का टॉपिक है। ह्यूमन बिहेवियर को भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद बिहेवियरल मेथड्स हैं। बिहेवियरल मेथड्स में लेसन क्रिएट करना क्या होता है, अलग-अलग ब्रेन के एरियाज़ कैसे डिस्कवर किए गए, न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग मेमोरी क्या है, कॉग्निशन क्या है, स्लीप एंड अराउजल क्या है, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। इसमें 2 वीडियो और जुड़ने वाले हैं, डोमेस्टिकेशन, बिहेवियरल चेंजेस, और कुछ नोट्स हम डायरेक्टली देंगे जो कि याद करने होते हैं, वो इसके साथ